मार्गदर्शन करें। तो बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो पहले तो आपके इस स्कूल को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। तो पढ़ाना तो अपना काम होता है। आप निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी माताजी आपके पालक फीस देते हैं और स्कूल पढ़ाता है। मगर मेरे जैसे उस व्यक्ति को जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए काम करता है, उसको ये जानकर इतना प्रसन्नता हो रही है, इतना आत्मीय आनंद आ रहा है कि कोई स्कूल ये भी काम कर रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए अलग अलग विषयों पर एक दिन तय कर रहा है। ये उस गुरुकुल परंपरा का हिस्सा है जिससे भारत एक बहुत विशाल और समृद्धशाली देश था। तो मैं विवेकानंद स्कूल परिवार के सारे अध्यापक, उनके मैनेजर, उनके जो प्रबंधक हैं और दूसरे लोग जिन्होंने ये सोच रखी, उसके लिए खूब सारा साधुवाद और बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आज से पहली बार किया है। ये देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि कोई नवाचार शुरू हो रहा है और उसके पहले चरण में जिस आदमी को बुलाया गया है या जिस पर विश्वास किया है वो मैं हूँ। तो आप लोगों से ज्यादा ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये अभियान जब कभी एक बहुत बड़ा रूप लेगा तब मैं याद करूंगा, या इस अभियान को जब याद किया जाएगा तो हम और आप, देखिए आप भी कुछ वर्षों तक रहेंगे। जो लोग बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में हैं वो 2 3 4 साल इस विद्यालय में, मगर आप में से कोई एक बच्चा आएगा किसी समय और इसी तरह यहाँ खड़े होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज से जो शुभारंभ किया गया है एक बड़ा अभियान बने। तो बच्चों कितनी देर के लिए आप तैयार हैं? आपसे शुरुआत करते हैं। 10 15 20 मिनट तैयार हैं? इस बीच में भी अगर तेज धूप लगने लगे तो कोई भी बच्चा खड़ा होकर कह देना कि नहीं सर अब इससे ज्यादा चीजें नहीं चलेंगी, यहीं रोक दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम जब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो बच्चों से शुरुआत करते हैं ना, जो उनको अच्छा लगे वही करते हैं। तो आपके सर अभी मेरा एक परिचय बता रहे थे कि मैं शहर का वरिष्ठ पत्रकार हूँ, फलाना चैनल है, ढिकाना चैनल, ये भूल जाइए, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जब मैं बच्चों के बीच होता हूं तो मैं पता है क्या रहता हूं, मुझे जो सबसे अच्छा काम लगता है वो बच्चों के बीच जाना लगता है। आपको शायद पता हो या ना हो, मैं बाल कल्याण समिति होती है अशोकनगर हर जिले में, इसे संवैधानिक दर्जा है, एक न्यायालय का पीठ होती है, उसका सदस्य रहा हूं। और बीते 3-4 वर्षों में उसमें काम करते करते आप जैसे बच्चों से मिलकर जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा आजकल जो सबसे अच्छा काम है या मुझे पसंद है वो काम ये है कि मैं बच्चों के बीच कितना ज्यादा से ज्यादा जा सकूं। तो मैं इस वजह से कि जो मुझे अच्छा लगता है वो काम आदरणीय सर लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो एक बार उनके लिए तालियां मेरी तरफ से बजा दीजिए। तो अगली बार कभी जब आऊंगा तो आप मुझे ऐसे याद रखिए कि कोई एक सर हैं जिनको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं बच्चे जो अच्छे लगते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहा हूं आजकल। तो मुझे सर ने एक विषय दिया है और विषय ये है कि अनुशासन और नैतिकता जीवन में कितनी जरूरी है। इस बात को कहते हुए मैं सिर्फ एक निवेदन आपसे करने जा रहा हूं कि मैं जितनी बात कहूंगा सब प्रस्ताव के रूप में आपके बीच में रख रहा हूं, किसी तरह का ज्ञान नहीं दूंगा आपको, ठीक है ना। जबरदस्ती थोपूंगा नहीं कि ना ये मानना ही पड़ेगा आपको, ये मैं जानता हूं इसलिए आप मानो। मैं उन बच्चों के बीच में कुछ प्रस्ताव रख रहा हूं कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर किया जाए तो ठीक ठाक है, पहले आप अपने स्तर पर जांचिए, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे करीब 25-30 वर्ष के अनुभव में एक बात देखी मैंने कि बहुत सारा पढ़ा, तमाम सारी किताबें पढ़ी, नैतिकता पढ़ी, ज्ञान पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, मगर वो जीवन में नहीं है किसी के में, मेरे जीवन में भी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम पढ़ने के स्तर पर हैं, उसे जांचने और जीवन में उतारने के स्तर पर नहीं है। तो मैं अगले 15-20 मिनट में आपके बीच में सिर्फ जांचने के स्तर पर रहूंगा कि आप स्वयं को जांचिए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल उसको मत मानिए, और लगे तो उसको आगे बढ़ाइए जीवन में, ठीक है। तो पहला विषय है मेरा अनुशासन। ये जो आप कतारबद्ध बैठे हुए हैं, बिना आवाज किए हुए बैठे हैं, ये क्या है? यही अनुशासन है। कौन रोक रहा है आपको बात करने से? ये यहां बैठे लोग, मैं या आपके सर खड़े हैं वो?
कौन रोक रहा है आपको? ये इस तरह से कतार में बैठे हुए, बात न करते हुए, एक दूसरे से बात न करते हुए मेरी बात सुनने का जो आप काम कर रहे हैं, यही तो अनुशासन है। ठीक कह रहा हूं मैं आपको? और अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो आप इसको जांचिए कि मैं वाकई में अनुशासन में हूं या नहीं हूं। तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, वो मंच पे जो सर खड़े हैं, जो पत्रकार कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग अनुशासन के साथ बैठे, कतार में बैठे, बिना आवाज के बैठे। और अच्छी बात क्या है कि पिछले 1.5-2 मिनट से मैं जो कह रहा हूं वो सब सुन रहे हैं या ऐसे ही ऊपर से जा रहा है? तो अगर सुन रहे हैं तो ये तीसरा अनुशासन है कि आप जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अभी ऊपर से दिमाग से घर पे हो, चॉकलेट में हो या और किसी काम में हो, नींद में हो, ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अनुशासन में हो। तो ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे आती नहीं है बच्चों, मैं तो आप जैसी बातें करना जानता हूं। मगर एक चीज जीवन में जिस महात्मा से मैंने सबसे ज्यादा सीखा है या जिसके प्रभाव में हूं, वो है विवेकानंद। और कितनी सौभाग्य की बात है कि आप जिस परिसर में बैठे हैं उस छत्र छाया का नाम भी जो है विवेकानंद स्कूल ही है। आपको पता है कि जीवन में इस महापुरुष ने जितना काम किया है, व्यक्तिगत स्तर पर, अनुशासन के स्तर पर, आत्म कल्याण के स्तर पर, वो जीवित इतिहास में दूसरा नहीं है। तो आप ये भी गर्व कीजिए कि आप जिस नाम के सहारे अपना जीवन, छात्र जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितना बड़ा है। अच्छा, आप में से कुछ बड़े बच्चे बता सकते हैं, उनका एक ध्येय वाक्य है, उठो जागो। किसी को याद है? उठो जागो और लक्ष्य की ओर तब तक चलते रहो जब तक उसे पा ना लो। विवेकानंद का ये कहना, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा अनुशासन जीवन में प्राप्त करो कि जिसके सहारे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सको। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने लिए कुछ एम, अपने लिए उद्देश्य कुछ तय कर लिए होंगे, क्योंकि कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो ये बनने का जो लक्ष्य आपका है, इसे जो पाने का जरिया है वो अकेली पढ़ाई नहीं है, अकेली पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। इसे पाने का एकमात्र सरल जरिया है अनुशासन। वो अनुशासन आपके स्वाध्याय का हो सकता है, आपके पढ़ने लिखने में अपनी रुचि का हो सकता है, या उस लगातार उस तरफ बढ़ते रहने का, जो विवेकानंद कह रहे हैं कि लगातार मुझे ये काम करना है। तो अनुशासन आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि आप सुबह प्रतिदिन उठते हैं और उठने के बाद अगर आप स्कूल आने के लिए तैयार हो रहे हैं, अब बच्चों आप अपने आप से तय कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं आप उसके आसपास कितने खड़े हैं। और उठने से स्कूल की तैयारी तक अगर आपका मन पूरी तरह से उत्साहित है स्कूल जाने के लिए, किसी तरह का कोई बहाना आप स्कूल आने के लिए नहीं कर रहे, माता पिता को ये नहीं कह रहे साहब आज मेरा इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, तो आप खुद तलाशी अपने अंदर कि मैं जो कह रहा हूं वो है क्या, कि मैं सुबह अपने आप मेरी नींद खुलती है, मुझे जगाना नहीं पड़ता, और स्कूल जाने के लिए मैं खुद उत्साहित होता हूं। मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं खुद तैयार हूं, मैं अपना जो है टिफिन जो है माँ ने तैयार कर दिया, दादी ने तैयार कर दिया, उसको बैग में रखूं, बोतल बैग में रखूं, अपने कपड़े खुद पहनूं। ऐसा कोई अनुशासन आपने अगर अपने लिए बनाया है तो ये बहुत अच्छा है। कोई बच्चे हाथ उठा के बता सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें आपने जांचा क्या? एक बिटिया दो। आप स्वयं तैयार होते हैं, खुद को अच्छा लगता है स्कूल जाना। कितने बच्चे हैं जो खुद की मर्जी से स्कूल आते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने एक प्रस्ताव आपके बीच में दिया, हाथ नीचे कर लो, आपने अपने अंदर जांचा, और जांचने के बाद मुझे ये बताया कि नहीं, हमको ये अच्छा लगता है कि हम सुबह उठ के स्कूल जाना चाहते हैं और मेरे अंदर से मुझे ये आता है कि मैं स्कूल जाऊं। बेटा इतना ही सा अनुशासन है, बाकी सब नियंत्रण है, शासन है। अगर आपको आपके घर वाले जबरदस्ती मारपीट के जो है ऑटो में बिठा रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के यहाँ छोड़ा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अनुशासन में नहीं है। एक मेरा निवेदन है, आप बच्चों जैसी है, मेरे भी आप जैसी बच्ची हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये अनुशासन अंदर खुद सोचिए कि मैंने जो हाथ उठाया है अभी और जो सर को बोला है कि मैं वाकई में उसी ईमानदारी के साथ हूं, या कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज तो स्कूल नहीं जाना, मन ही नहीं है आज स्कूल जाना। ऐसा होता है ना, कभी कभार होता है ना। तो ऐसा कीजिए कि अपने आप से बातचीत करना शुरू कीजिए और एक अनुशासन बनाइए
कि कम से कम स्कूल जाने का जो काम है वो मैं अपनी इच्छा से करूंगा। अब ये करने से होगा क्या? अगर मैं मेरे मन से स्कूल आऊंगा ना, तो मैं जितनी देर स्कूल में बैठूंगा, जो मुझे पढ़ाया जाएगा, जो मुझे सिखाया जाएगा, जो मुझे बताया जाएगा, मैं उसे पूरी ईमानदारी से ग्रहण करूंगा। मैं पिछले 5 मिनट से आपके बीच में बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी भी एक बच्चे के मन में ये चल रहा है कि ये मुझे नहीं सुनना, या ये क्या बोल रहे हैं, ये फालतू में क्या काम करा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि मैं कितना ही अच्छा बोलता रहूं, कितना ही अच्छा करता रहूं, उसका कोई प्रभाव आपके बीच में नहीं पड़ने वाला। ठीक कह रहा हूं ना बच्चों? तो आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि मेरा अनुभव है, हम सारे टीचर जितने लोग खड़े हैं, हमारा ये अनुभव है बच्चों कि जितनी ईमानदारी से हमने पढ़ाई की है, जितनी ईमानदारी से हम स्कूल में रहे हैं, और जो हमको बताया गया है उस पर जितनी ईमानदार तरीके से काम किया है, हमारे भविष्य उतने ही ज्यादा अच्छे हुए हैं। तो आप लोग भी इस अनुशासन के बारे में खुद से बातचीत कीजिए और घर जाकर तय कीजिए कि मैं अभी तक ठीक ठाक तरीके से इसको करता था या नहीं करता, या नहीं कर पा रहा तो क्या मुझे आगे ऐसे करना चाहिए। एक और चीज जो मैंने अभी बताई कि इससे बड़ी चीजें होती हैं, तो मैं कुछ ऐसे महात्माओं को, कुछ ऐसे महापुरुषों को जानता हूं जिनके जीवन में कोई ना कोई एक अनुशासन जरूर था, और उस एक अनुशासन के सहारे वो इतने बड़े बने कि पूरा देश उनको जो है पसंद करने लगा, उनको मानने लगा, उनको चाहने लगा। तो क्या हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं क्या? जैसे एक महात्मा थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, विचारक थे, लोग बड़ी इज्जत करते थे उनकी। तो वो एक स्टेशन पर जो है उतरे, और उन्हीं के साथ में एक 20-22 साल का एक बच्चा था। वो अपना बैग उठाने में शर्म महसूस कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये यहाँ बहुत सारे कुली लोग काम करते हैं, तो या दूसरे लोग करते हैं, उनसे कराया जाए। तो उनको लगा कि उनका पहनावा भी थोड़ा देसी टाइप का था। तो उसने कहा, कुली मेरा बैग उठाओ और मुझे स्टेशन से बाहर तक ले चलो। और उस बैग में बामुश्किल 4-5 किलो वजन होगा, इतना तो आजकल आप स्कूल लेके आते हैं। इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और उस बच्चे का बैग अपने हाथ में लिया और उस स्टेशन से बाहर लेके आ गया। तो वो उनको पैसे देने लगा कि आप मेरा काम करके आए थे, 5 रुपये आप रख लीजिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा कि बेटा, ये पैसे की जगह तुम मुझे एक चीज दे दो, अगर उसको दे सको तो बताओ मुझे। तो बोले हाँ बताइए। तो बेटा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जीवन में किसी भी काम को कमजोर मत समझो, किसी को खराब मत समझो, और अपने काम को तो कम से कम खराब समझो ही मत, उसे खुद करना शुरू कर दो। तो यही मेरे 5 रुपए की दक्षिणा होगी। फिर उन्होंने उनको परिचय बताया, तो उसको याद आया कि ये तो बहुत बड़े आदमी है, और जब ये मेरा बैग खुद उठा के ला सकते हैं तो मुझे लेने में क्या दिक्कत है। तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जब अपने स्कूल से घर जाते हैं तो क्या आप अपना बैग जो है अपने परिवार के माँ, बहन, भाई, पिताजी, उसके भरोसे छोड़ते हैं, या जो जगह तय की है वहां आप खुद रखते हैं? आपके जूते के लिए कोई पर्याप्त स्थान है जहां आप के रखते हैं? ड्रेस को ऐसे ही फेंक देते हैं या पर्टिकुलर किसी जगह रखते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह ढूंढते हैं? तो जो बच्चे ये करते हैं कि जाके अपना बैग एक जगह पर रखते हैं, अपने सारे सामान एक जगह रखते हैं, तो सुबह उनको ढूंढने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? और अगर हमने ऐसी कहीं भी फेंक दिया तो फिर सुबह हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर हम ढूंढते फिरेंगे। ये होता है ना आप लोगों के साथ में कि अगर आज हमने ठीक ठाक जगह चीजें रखी है तो कल हमको वहीं मिलेंगी, और अगर हमको ध्यान ही नहीं है, इधर उधर फेंक दिया तो सुबह से ये परेशानी होगी। तो दिमाग उस समय हमारा विचलित हुआ कि ठीक ठाक रहेगा, कि हम तैयार भी हो रहे हैं, बैग भी ढूंढ रहे हैं, जूते भी ढूंढ रहे हैं, तो वो हौच-पौच जैसी स्थिति होगी। और अनुशासन में रहेंगे तो क्या होगा? पूरे उत्साह के साथ रहेंगे, उमंग के साथ रहेंगे और समय पर आ पाएंगे। अगर हम लेट होते हैं तो किस वजह से होते हैं? कि हमारा उन सारी की सारी चीजों में अनुशासन नहीं है। अब ये मेरा प्रस्ताव है आप छोटे बच्चों से लेकर यहाँ तक के, ये जो बात मैंने कही है कि मेरे स्कूल से संबंधित विषय वस्तुओं को या चीजों को मैं कितना व्यवस्थित रखता हूँ, आप अपने अपने अंदर जांचिए कि मैं इनके लिए अपने परिवार पर आश्रित हूं या मैं स्वयं करता हूं। अच्छा, ये बात बताओ बच्चों, ये जो 3-4 काम बताए मैंने, वो आप खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो ऐसा है कि मैं करता ही हूं, मैं इसका जवाब भी नहीं चाह रहा और हाथ भी नहीं उठा रहा। ये मेरा प्रस्ताव था, आप कोशिश करके देखिए और 15 दिन बाद इसका लाभ आप अपने जीवन में देखिए। मैं बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है।
मैं वो बातें कर रहा हूं जो आप ये सब कर सकते हो, आपको करना चाहिए। और मैं ये करना चाहिए शब्द भी हटा रहा हूं। क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपने स्तर पर देख लो। अगर आपको लगता है कि ये करना ठीक है तो फिर कह रहा हूं करना चाहिए, और आपको लगता है कि गलत है तो नहीं करना चाहिए। तो अब इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहोगे आप? करना चाहिए हम लोगों को, करेंगे आप? तो आप अपने संस्था में टीचरों के साथ इस बात पर जो है काम कीजिए, या अपने स्कूल में अपनी क्लास में ग्रुप बना लीजिए और वहां हफ्ते में एक दिन इस पर बातचीत करना शुरू कर दीजिए कि साहब 8 दिन में मैंने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बैग फैला हुआ हो, कपड़े ना मिले हो, जूते ना मिले हो। रोज मेरी एक जगह होती है और मैं 7 दिन नियम से इस चीज को कर पाया, और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इसमें चूक हुई हो। पता है इससे होगा क्या? मैं ये जो कह रहा हूं इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपने जीवन में ये एक अनुशासन बना लिया ना, तो आप दूसरे अनुशासन के लिए स्वयं तैयार हो जाएंगे। आप जब घर में भोजन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भोजन करने के बाद जो थाली है वो मैं ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं, तो उसको या तो माँ उठा के ले जा रही है वॉश बेसिन में, किचन में, या कोई दूसरा आदमी ले जा रहा है। ले जाना किसको चाहिए? अपना टिफिन साफ किसको करना चाहिए घर जाके? मां को, दादी को, बहन को, पापा को, भाई को, या मुझे? अगर आप इतना सा काम एक घर में कर देंगे तो अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा को, आपके घर वालों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप ही कह रहे हैं अच्छा लगेगा। तो कितने बच्चे हैं जो ऐसा कराते हैं? 1 4। सच बोलना बेटा, अपने आप से झूठ मत बोलना। मुझसे तो बोल देना, टीचरों से बोल देना, खुद से झूठ मत बोलना। नीचे कर लीजिए हाथ। अगर अभी भी कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम में 1 2 3 4 काम बता रहा हूं, आप ऐसे हजारों काम कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि आप छोटे छोटे काम अपने करने लगोगे तो घर में जो सदस्य काम करने वाले हैं उन्हें मदद होगी या उनका जो है नुकसान होगा? मदद होगी। तो आपको घर में अच्छे बच्चे बनने के लिए मदद करनी है या परेशानी करना है मां बाप को? तो अनुशासन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहां रोक दे कि थोड़ा और चलाएं, थोड़ा और चलाएं। अगर गर्मी लग रही हो तो हम रोक दें, अपने इतना ज्यादा जरूरी थोड़ी है कि कोई पैसा मिल रहा है अपन को बोलने के लिए, है ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ाते हैं, नहीं लग रहा तो रोक देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो बेटा एक चीज और है, हमारे अनुशासन का मतलब तो हम समझे जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी अपने सारे काम खुद ही करते थे। अभी पता है आपको कलाम साहब के बारे में? आपने ऐसे किसी सुना है? भारत के राष्ट्रपति थे, कितने लोगों को पता है उनके बारे में? है कुछ लोगों को। तो वो भारत के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भवन में पता है नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं रहती, 200 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, मगर राष्ट्रपति कलाम अपने सारे काम खुद करते थे, इवन अपने कपड़े भी खुद धोते थे। तो जो आदमी इतना बड़ा है, देश का सबसे बड़ा आदमी है, वो अपने काम कर सकता है, तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? आपको करने में क्या दिक्कत है? ये सोच सकते हैं क्या हम? कभी सोच के देखिए। और अगर आपको अपने काम करने में मजा आए तो ये अनुशासन है। और मेरे कहने से, परिवार के कहने से या किसी के कहने से करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अनुशासन का मतलब ये है बच्चों कि मैंने खुद तय किया है और मुझे ये करना है, ना कि माता पिता की डांट से, टीचरों की डांट से, टीवी सीरियल देख के, किताबें पढ़ने से। हम आपको एक प्रेरणा दे सकते हैं, हम बता सकते हैं बेटा ये काम होते हैं, ये हमको करना चाहिए, मगर जब आप खुद तय कर लेंगे तब इसको करने का होगा। मैं सर लोगों से एक आग्रह और करूंगा कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद फिर मुझे दोबारा बुलाइए इन्हीं बच्चों के साथ में, और हम इंडिविजुअल संवाद प्रक्रिया में जाएंगे। अभी तो ये हो रहा है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, आप कभी कभार हाँ ना कर रहे हैं। मैं एक सेशन लेता हूँ जिसमें बच्चों से बातचीत करता हूँ, बच्चों के बीच से सारी चीजें करते हैं। क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों का अध्ययन कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, या उस पर काम करने का मौका मिला, तो उनके बीच बातचीत करने का अवसर मिलता रहा। फिर हम तय करेंगे कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ अनुशासन बनाया। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो नियमित खेलने का काम करते हैं, और 1 घंटा अपने लिए तय कीजिए कि रोज खेलेंगे। आप देखिएगा अगर ये अनुशासन आपका बना रहा तो उस अनुशासन से आपका जो शरीर है वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, कभी रोग दुख नहीं आएंगे।
मोबाइल कितने बच्चे चलाते हैं बताइए, वो हाथ उठा लीजिए। बाप रे, नीचे कर लीजिए। अब इसमें ये और बताइए कि पढ़ाई से संबंधित उपयोग करते हैं मोबाइल का, या रील देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का दूसरा प्लेटफॉर्म देखते हैं? पक्का? उसके अलावा तो कुछ नहीं देखते। और अगर उसके अलावा कुछ देखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? खुद का नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है मोबाइल की एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अभी अभी कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान किया है और ये वो कह रहा है कि ये मोबाइल बचपना छीन रहा है। जो बच्चे निरंतर मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहे हैं, मोबाइल देखते हुए घर में पड़े हैं, होमवर्क नहीं कर रहे, ये मान लीजिए कि कुछ वर्षों बाद वो बच्चे जो है मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, यानी सोचने समझने की शक्ति खो जाएंगे। अगर आप अभी से नियमित 3, 4, 5 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और खुद के स्तर से बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरा कहे, कोई छुड़काए तब मत रखिए। आप अपने घर वालों से कहिए कि हम इसमें पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो पावर है, हमारी ऊर्जा है, वो खींच लेता है, आपका समय खराब कर देता है। तो मोबाइल को लेकर अनुशासन बनाने का संकल्प लीजिए कि हम जो जरूरी चीज है सिर्फ उसके अलावा उस मोबाइल को नहीं करेंगे। मोबाइल का एक अलग से सत्र करते हैं हम, 1 घंटा लगता है सर उसके लिए, कभी दूसरे समय आएंगे, आज इसमें नहीं करेंगे। दूसरी एक चीज आपके बीच में रखना ये चाह रहा था कि हमारे गुरुजन, हमारे घर के लोग और तमाम सारे लोग हमको ये बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, धर्म की बातें बताते हैं, नैतिकता की बात बताते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप एक बच्चे को ये बताओ कि इतने सारे ज्ञान हमारे पास है, इतने सारे बताने वाले लोग हैं, इसके बाद भी क्या हमारा समाज सभी तरह से ठीक ठाक है? ऐसा है कि उसमें कोई कमी ना हो, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार ना कर रहा हो, किसी के साथ कोई धोखा ना कर रहा हो, बेईमानी ना कर रहा हो, झूठ ना बोल रहा हो? तो एक सवाल ये है कि मैं आपसे ये नैतिकता का पाठ पढ़ाऊं, उससे अच्छा ये बताऊं कि इतना सब कुछ होने के बाद सुबह से शाम तक हम निरंतर ये सब चीजें कर रहे हैं, बावजूद वो हमारे स्तर पर चरित्र में क्यों नहीं आया? हम झूठ बोलना बंद क्यों नहीं कर पाए, जबकि हमको पता है कि झूठ बोलना बुरा है? अच्छा ये बताइए, सत्य बोलना अच्छा है या बुरा? अच्छा है ना। अब आप ये बताइए कि आप अगर ये कह रहे हैं कि अच्छा है तो हमेशा सत्य बोलते हैं आप? कोई ऐसा है यहां पर, इवन मी इंक्लूड मी, जब हम सब लोगों ने ये कहा कि सत्य बोलना अच्छा है, तो फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं? कभी सवाल किया खुद से? ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो आपके अंदर से निकली बात है ना, करना चाहिए। तो अब आप फिर सोचिए अपने आप से कि क्या वाकई में हम बड़ों का सम्मान करते हैं, और सभी बड़ों का करते हैं क्या? जब आपको बिना पढ़ाए, बिना कोर्स में आए, ये सार्वभौमिक पता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने काम करना चाहिए, फिर हम ये कर क्यों नहीं पाते? कर इसलिए नहीं पा रहे कि ये सब चीजें हमको सिर्फ बताई गई हैं, हमने कभी इनको अपने अंदर उतारा नहीं है। अच्छा, कुछ गुरुजन खड़े हैं, मैं उनसे भी एक सवाल कर रहा हूं सर। ये भी एक प्रश्न बच्चों से किया था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये इसमें आप भी सहमत है सब लोग? पर मैं ये पूछ रहा हूं कि सभी का सम्मान करना चाहिए, इसका उत्तर क्या है? सिर्फ बड़ों का सम्मान करना चाहिए या सभी का सम्मान करना चाहिए? सभी सम्मान, सभी सम्मानीय, सभी का सम्मान करना चाहिए ना। तो बच्चे भी सम्मान के पात्र हैं, बड़े भी सम्मान के पात्र हैं, बुजुर्ग भी सम्मान के पात्र, जो जिस स्तर का है उसका सम्मान कीजिए। जैसे सुबह सुबह जब खिलते हुए बच्चे आते हैं, मुस्कुराते हुए बच्चे आते हैं, तो आप घर से लड़ाई झगड़े करके अपनी पत्नियों से आते हैं, तो थोड़ा सा जो हिसाब किताब ठीक हो जाता है ना। तो आप देखिए कि जब इन लोगों के वजह से वो हिसाब किताब ठीक हो रहा है, तो ये बच्चे सम्मान के पात्र हैं कि नहीं है? फिर हम ऐसा जीवन में क्यों तय किए बैठे हैं कि नहीं साहब, वो तो बड़ों का ही सम्मान करना चाहिए? बड़ों में भी हमने तय कर दिया कि गुरु का सम्मान करो, माता का करो, पिता का करो, चाचा सम्मान के पात्र नहीं है, मामा सम्मान के पात्र नहीं है। एक्चुअली में हमारी जो नैतिकता है वो बड़ी खोखली है। हम बच्चों पर
नैतिकता का बोझ डालती है। उनको ये कहते हैं कि ये मत कर, ये कर। हमको ये कहना चाहिए कि बच्चों ये चीजें करने वाली हैं और ये चीजें ना करने वाली हैं, तय आपको करना है कि इसको कैसे करना है। मैं एक चीज बताता हूं आपको कि हम विवेकानंद स्कूल हो, सरस्वती स्कूल है, ऐसे 10-5 स्कूल हैं जो अभी भी संस्कृति के नाम पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इस स्कूल के बच्चों जो यहां से निकल गए, उनकी तुलना कीजिए आज आपसे 50-100 साल पुराने बच्चों की। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से निकल के गए और दोबारा इस स्कूल में किसी काम से आए हो, इस स्कूल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आए हो कि नहीं साहब, हमने जीवन के 10-12 साल इसमें दिए, जीवन में कुछ बनने लायक जो मिला वो यहां से मिला, और अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं स्कूल के लिए कुछ करूं। कितने से बच्चे आए, गिनती पर होंगे वो लोग। दरअसल ये इसलिए हुआ कि हमने एक नैतिकता का आवरण उनको उड़ाया। हमने उनसे कहा कि बच्चों, टीचरों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। हमने बच्चों के अंदर ये नहीं पैदा कर पाए कि सभी का सम्मान करो, और हम सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। एक चीज आप बताओ बच्चों, नैतिकता पर ज्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि नैतिकता प्योर भाषण का विषय है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है वो ये कि उसे अंदर से आना चाहिए। आप ये बताइए कि आप जब स्कूल से घर आते हैं और पहुंच जाते हैं तो दिन भर में आपको भोजन बनाने का काम, आपके कपड़े धोने का काम, आपके और भी बहुत सारे काम है, कौन करता है? माँ करती है, दादी करती है, या बहन, या जो भी घर परिवार में। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, अच्छा रोज करती है कि एक आध दिन करती है? वो रोज करती है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनको थैंक यू बोलते हैं? आप बोलते बहुत अच्छा ये बताएं, जब आपको इतने सारे काम वो करती हैं तो कभी उनको हक करके उनको गले लगा कर नहीं कहा, मम्मी थैंक यू यार, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया? कैसा लगेगा उनको सुन के? अच्छा लगेगा या बुरा? पक्का अच्छा लगेगा। तो करते क्यों नहीं है फिर हम? क्योंकि मेरी नैतिकता में सिर्फ ये तय किया गया था कि माता पिता को सुबह सम्मान दे दो, जरूरत पड़े तो पैर पड़ लो उनके, किसी दिन जब त्योहार का दिन हो उस दिन पैर पड़ लो, कभी हमारी शादी ब्याह हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, यज्ञ कार्यक्रम हो, उस दिन कर लो, गुरु पूर्णिमा उस दिन कर लो। तो ये मेरे स्वभाव में जीवन भर क्यों नहीं आ पा रहा कि मेरी माँ मेरे लिए सुबह से शाम तक काम करती है, मेरे पिताजी मेरे लिए खुद से ज्यादा ध्यान रखते हैं, चीजें लेके आते हैं, तो हम कभी शाम को बैठ के उनसे कहने कि पापा थैंक यू यार, आप मेरे लिए इतना अच्छा करते हो, मम्मी थैंक यू, आपने ये सब चीजें मेरे लिए किया। कैसा लगेगा सुनकर उनको? अच्छा लगेगा। तो करके देखेंगे आप लोग? कौन कौन करने तैयार है? तो एक काम ये जरूर कीजिए कि आप अपने अपने ग्रुप में जो बच्चे हैं ना, कल परसों जब भी आपको दोबारा मिलने का मौका मिले तो आप अपने बच्चों की आपस में बातचीत कीजिए कि जब मैंने अपनी मम्मी से थैंक यू बोला, अपने पापा से बोला, दीदी से बोला, भाई से बोला कि आप मेरे लिए इतना काम करते हैं, तो उनने किस तरह का रिएक्शन दिया वो आप सारे बच्चों के साथ आपस में बातचीत कीजिए। और जब भी आपको ये लगे कि आज माँ थोड़ी सी नाराज है, आज पिताजी काम से थके हुए हैं, तो 2 मिनट उनके पास बैठ के आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि एक बार उनको एहसास करा दें कि नहीं आप बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आप इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए। तो मेरी जो नैतिकता की समझ है वो ये है कि उसे थोपना नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज और बताइए कि कभी कभार आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, माँ पिताजी या दूसरे लोग कहते हैं, हम उनको नहीं मानते, मगर बाद में समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए था, ये काम हम नहीं कर पाए आलस के कारण या और किसी कारण, तो क्या हम उसको सॉरी बोलते हैं? अगर आपको पता चल गया ये बात कि नहीं ये गलत कर दिया मैंने या मुझसे नहीं करना चाहिए था, तो क्या मैं जाके उस व्यक्ति को सॉरी बोल दूंगा तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा? तो ये काम घर में भी कर सकते हैं कि माँ डांट रही है, पीट रही है, बहुत सारा जो हम परेशान कर रहे हैं उनको, और वो उसी समय काम में लगी है, तो थोड़ी देर बाद जाके बोल तो दीजिए कि ठीक है मम्मा गलती हो गई, सॉरी, आगे से कोशिश करूंगा कि ना हो ऐसी बात है। तो बच्चों आज के लिए समय मुझे लगता है पर्याप्त है।
क्योंकि ये धूप भी इतनी अनुमति नहीं दे रही कि अब आप पर और अत्याचार किया जाए, है ना। तो आज के लिए चूंकि पहला दिन है, मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये नवाचार शुरू किया है तो ये लगातार ये लोग नहीं कर पाएंगे इसको, जब तक आप इस पर ठीक ठाक तरीके से काम नहीं करेंगे। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, वो आपके बीच में अपनी अपनी बात रखेंगे। उन बातों को देखिए कि मेरे पास, मेरे स्तर पर, मेरे जीवन में कितनी है। बस एक आखिरी चीज आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि आप में से भगवानों को तो सब लोग मानते होंगे ना, रामकृष्ण को तो सब मानते हैं ना। रामकृष्ण भी सिर्फ और सिर्फ अनुशासन के कारण इतने बड़े लोग बने, भगवान बने। वो भगवान थे मगर मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने जीवन के वो सारे अनुशासन निभाए जो जरूरी थे। राम जी के जीवन में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर आप ये कह सको कि ये इन्होंने ठीक नहीं किया। गलत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक चौपाई है, बस उसको कह के खत्म कर रहा हूं कि प्रातः काल उठ रघुराथा, मात पितु गुरु नाभि माथा। भगवान स्वयं की इच्छा से, उनको कोई बता नहीं रहा ये बात। बाबा तुलसी ने ये लिखा है कि उनको कोई सिखाने नहीं गया, उनकी खुद की इच्छा होती थी कि मैं सुबह प्रतिदिन जब उठता हूं तो जो गुरुजी वशिष्ठ मुझे ज्ञान देते हैं, पिताजी और माताजी जो मेरे लिए प्रेम करते हैं, उसके बदले में मैं उनको प्रणाम करने जाता हूं। ना कि इस वजह से कि वो मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूं, मुझे दुनिया ने, धर्म ने ये बताया है। आपका अपना धर्म ये है कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मेरा दायित्व है कि मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहूं, मैं कृतज्ञता में रहूं। तो अगर आप में से भी कोई बच्चे ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को थोड़ा सा गर्व का अनुशासन कराएं, गर्व का अनुभव कराएं, तो अपने अनुशासन में रहिए, अपने लिए कुछ चीजें तय कर लीजिए। अगर आप में कुछ कौशल है, कुछ कला है, कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया में दूसरे लोगों के पास नहीं है, तो उस पर समय दीजिए। अगर आपको गाना अच्छा आता है तो निरंतर 1 घंटा उस पर काम कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। आपको चित्रकारी अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, उस पर काम कीजिए। कोई और कौशल है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि उसके बहाने ईश्वर आपसे कुछ बड़ा कराने आ रहा है। तो उस बड़े के लिए अनुशासन पालिए, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मेरी आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको कि आपका भविष्य निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम लोगों को ऐसा मौका आप लोगों के बीच में आने को मिलता रहे। फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद।